नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स एजुकेशन हब शशिकांत सर के चैनल में। आज हम बात करेंगे कक्षा 12वीं की समष्टि अर्थशास्त्र की पुस्तक के पाठ नंबर 2, जिसका नाम है राष्ट्रीय आय का लेखांकन के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि बोर्ड की परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की। इसमें पहला प्रश्न दे रखा है कि निम्न में से राष्ट्रीय आय गणना की विधि है। ए उत्पाद विधि, बी व्यय विधि, सी आय विधि और डी उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा डी उपयुक्त सभी। दूसरा सवाल है कि वे वस्तुएं जो अन्य वस्तु के उत्पादन में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होती है कहलाती है। ए मध्यवर्ती वस्तुएं, बी अंतिम वस्तुएं, सी पूंजीगत वस्तुएं, डी उपभोक्ता वस्तुएं। तो इसका आंसर होगा ए मध्यवर्ती वस्तुएं। तीसरा सवाल है कि किसी फैक्ट्री में स्थापित मशीन जो कपड़े के उत्पादन में सहायक है, वह मशीन किस प्रकार की वस्तु है। ए अंतिम वस्तु, बी उपभोक्ता वस्तु, सी पूंजीगत वस्तु और डी मध्यवर्ती वस्तु। तो इसका आंसर होगा सी पूंजीगत वस्तु। चौथा सवाल है कि बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए आटे का उपयोग किस प्रकार की वस्तु का उदाहरण है। ए अंतिम वस्तु, बी उपभोक्ता वस्तु, सी पूंजीगत वस्तु और डी मध्यवर्ती वस्तु। तो इस प्रकार इसका आंसर होगा डी मध्यवर्ती वस्तु। यहाँ आटा मध्यवर्ती वस्तु है। पांचवा सवाल है कि सकल निवेश व निवल निवेश का अंतर है। ए विनियोग, बी मूल्यह्रास, सी लाभ, डी ब्याज। तो इसका आंसर होगा बी मूल्यह्रास। छठवां सवाल है पूंजीगत वस्तुओं के उदाहरण नहीं है। ए बिजली संयंत्र, बी बांध व नहरें, सी मशीनें व भवन और डी खाने की वस्तुएं। तो इसका आंसर होगा डी खाने की वस्तुएं। सातवां सवाल है कि श्रम का पारिश्रमिक कहलाता है। ए मजदूरी, बी लाभ, सी लगान, डी ब्याज। तो इसका आंसर होगा ए मजदूरी। आठवां सवाल है कि भूमि का पारिश्रमिक कहलाता है। ए मजदूरी, बी लाभ, सी लगान, डी ब्याज। तो इसका आंसर होगा सी लगान। नौवां सवाल है कि पूंजी का पारिश्रमिक कहलाता है। ए ब्याज, बी मजदूरी, सी लाभ, डी लगान। तो इसका आंसर होगा ए ब्याज। 10वां सवाल है कि उद्यमी का पारिश्रमिक कहलाता है। ए मजदूरी, बी लाभ, सी लगान, डी ब्याज। तो इसका आंसर होगा बी लाभ। 11वां सवाल है कि वह मात्रा जिसे समय के एक निश्चित बिंदु पर मापा जाता है। ए प्रवाह है, बी स्टॉक, सी स्थिर, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा बी स्टॉक। 12वां सवाल है समय अवधि पर मापी जाने वाली इकाई कहलाती है। ए प्रवाह है, बी स्टॉक, सी स्थिर, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ए प्रवाह है। अगला सवाल है 13वां कि बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद ज्ञात करने का सूत्र है। ए साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद प्लस अप्रत्यक्ष कर माइनस उपदान, बी साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद प्लस अप्रत्यक्ष कर, सी साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद माइनस उपदान, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ए साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद प्लस अप्रत्यक्ष कर माइनस उपदान। 14वां सवाल है सकल राष्ट्रीय उत्पाद ज्ञात करने का सूत्र है। ए सकल घरेलू उत्पाद प्लस विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय, बी सकल घरेलू उत्पाद माइनस विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय, सी सकल घरेलू उत्पाद गुणा विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय, डी सकल घरेलू उत्पाद भाग विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय। तो इसका आंसर होगा ए सकल घरेलू उत्पाद प्लस विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय।
15वां सवाल है कि निम्न में से किस मद को निवल या शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में जोड़ने पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होगा? ए मूल्यह्रास, बी उत्पादन कर, सी विदेशों से प्राप्त निवल और डी ब्याज। तो इस प्रकार इसका आंसर होगा ए मूल्यह्रास। 16वां सवाल है कि राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। ए मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य, बी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य, सी कच्चे माल का मूल्य और डी मशीनरी के मूल्य को। तो इसका आंसर होगा बी अंतिम वस्तुओं व सेवाओं के मूल्य को। 17वां सवाल है कि वह विधि से सकल घरेलू उत्पाद ज्ञात करने का सूत्र है। जीडीपी बराबर है सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स प्लस एम। बी जीडीपी बराबर सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। सी दे रखा है जीडीपी बराबर सी माइनस आई प्लस जी माइनस एक्स प्लस एम। डी दे रखा है जीडीपी प्लस सी प्लस आई प्लस जी माइनस एक्स प्लस एम। तो इसका आंसर होगा बी जीडीपी बराबर सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। 18वां सवाल है कि आय विधि से सकल घरेलू उत्पाद ज्ञात करने का सूत्र है। ए जीडीपी बराबर पी प्लस आई एन प्लस आर प्लस डब्लू। बी दे रखा है जीडीपी प्लस बराबर है पी प्लस आई एन प्लस आर माइनस डब्लू। सी दे रखा है जीडीपी बराबर पी माइनस आई एन प्लस आर माइनस डब्लू। डी जीडीपी बराबर पी माइनस आई एन माइनस आर माइनस डब्लू। तो इसका आंसर होगा ए जीडीपी बराबर पी प्लस आई एन प्लस आर प्लस डब्लू। 19वां सवाल है यदि सकल राष्ट्रीय उत्पाद 500 करोड़ रुपए तथा मूल्यह्रास 40 करोड़ रुपए हो तो निवल राष्ट्रीय उत्पाद होगा। ए 500 करोड़ रुपए, बी 540 करोड़ रुपए, सी 460 करोड़ रुपए और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा सी 460 करोड़ रुपए। कि जब शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद या निवल राष्ट्रीय उत्पाद ज्ञात किया जाता है तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल्यह्रास को घटा देते हैं तो हमें निवल राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ 500 में से 40 करोड़ रुपए घटाएंगे तो हमें 460 करोड़ रुपए प्राप्त हो जाएंगे। तो इस प्रकार आंसर होगा सी 460 करोड़ रुपए। तो इस प्रकार हमने इस पाठ के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में जाना है। अब हम जानते हैं अति लघुतरात्मक प्रश्न जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उनके बारे में चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न दे रखा है कि भारत में राष्ट्रीय आय का लेखांकन कौन सी संस्था करती है? तो इसका आंसर होगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO, यानी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाती है। दूसरा सवाल है कि बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो इसका आंसर होगा बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद बराबर कीमत गुणा अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं की मात्रा। जब कीमत को अंतिम वस्तुओं और सेवा की मात्रा से गुणा कर देते हैं तो हमें बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद प्राप्त हो जाता है। तीसरा सवाल दे रखा है कि बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद ज्ञात करने के लिए साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद में क्या जोड़ेंगे? तो इसका आंसर होगा कि जब बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद ज्ञात करते हैं तो साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद में शुद्ध अप्रत्यक्ष कर जोड़ेंगे। चौथा सवाल दे रखा है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। ये सकल राष्ट्रीय उत्पाद ज्ञात करना है यानी जीएनपी ज्ञात करना है। तो इसका आंसर होगा जीएनपी बराबर है जीडीपी प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। जीडीपी प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, ये जीएनपी का सूत्र होता है।
शुद्ध अप्रत्यक्ष कर ज्ञात कर, पांचवा सवाल है कि शुद्ध अप्रत्यक्ष कर ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो इसका आंसर होगा कि जब अप्रत्यक्ष कर में अनुदान को घटा देते हैं तो हमें शुद्ध अप्रत्यक्ष कर प्राप्त हो जाता है। छठवां सवाल है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद व सकल घरेलू उत्पाद का अंतर क्या कहलाता है। इन सकल राष्ट्रीय उत्पाद और सकल घरेलू उत्पाद का अंतर क्या कहलाता है। तो इन दोनों का अंतर होगा शुद्ध विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, यानी विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, इन दोनों का अंतर कहलाता है। सातवां सवाल है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद को निवल या शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में बदलने के लिए क्या घटाएंगे। तो इसका आंसर होगा मूल्यह्रास। मूल्यह्रास को घटाएंगे तो हमें शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा मूल्यह्रास। आठवां सवाल दे रखा है कि शुद्ध या निवल राष्ट्रीय उत्पाद ज्ञात कीजिए यदि सकल राष्ट्रीय उत्पाद 1300 करोड़ रुपए और मूल्यह्रास 100 करोड़ रुपए है। तो इसका आंसर होगा 1200 करोड़ रुपए। इन 1300 में से 100 करोड़ रुपए घट जाएंगे तो हमें शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त हो जाएगा। नवा सवाल है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद ज्ञात कीजिए यदि सकल घरेलू उत्पाद 1500 करोड़ रुपए और विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय 200 करोड़ रुपए है। तो हमें सकल राष्ट्रीय उत्पाद ज्ञात करना है। तो इसका आंसर होगा 1700 करोड़ रुपए। सकल राष्ट्रीय उत्पाद 1500 में से विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को जोड़ देंगे तो हमें सकल राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त हो जाएगा, यानी 1500 प्लस 200 1700 करोड़ रुपए। अगला सवाल है कि व्यक्तिक आय किसे कहते हैं, यानी व्यक्तिक आय बतानी है। तो इसका आंसर होगा कि व्यक्तिक आय व्यक्तियों द्वारा, तो इसका आंसर होगा कि व्यक्तिक आय व्यक्तियों द्वारा सभी स्रोतों से वास्तव में प्राप्त साधन आय तथा वर्तमान हस्तांतरण भुगतानों का योग होती है। तो व्यक्तिक आय समझ में आ गई होगी कि व्यक्तिक आय किसे कहते हैं कि व्यक्तिक आय व्यक्तियों द्वारा सभी स्रोतों से वास्तव में प्राप्त साधन आय तथा वर्तमान हस्तांतरण भुगतानों का योग होती है। 11वां सवाल है कि साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर होगा कि साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को राष्ट्रीय आय के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर होगा राष्ट्रीय आय। 12वां सवाल है कि वह विधि से सकल घरेलू उत्पाद ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो इसका आंसर होगा जीडीपी बराबर सी प्लस आई प्लस जी प्लस अक्ष माइनस एम। 13वां सवाल है कि आय विधि से सकल घरेलू उत्पाद ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो इसका आंसर होगा जीडीपी बराबर पी बराबर आई एन प्लस डब्ल्यू प्लस आर। 14वां सवाल है कि एक किसान द्वारा थोक बाजार में बेचे गए गेहूं को मध्यवर्ती समझा जाए या अंतिम वस्तु। तो किसान द्वारा तो वो क्या हो जाती है, अंतिम वस्तु हो जाएगी गेहूं। तो यहाँ गेहूं क्या होगी, किसान के लिए अंतिम वस्तु होगी। जो मार्केट में बेचेगा तो उसको पैसे प्राप्त होंगे, तो इसलिए किसान के लिए गेहूं यहाँ अंतिम वस्तु होगी। 15वां सवाल है कि एक अर्थव्यवस्था का सकल घरेलू उत्पाद उसके सकल राष्ट्रीय उत्पाद के बराबर कब होता है। तो इसका आंसर होगा कि सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद उस स्थिति में बराबर होता है जब विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय शून्य होती है। अगला सवाल दे रखा है कि हस्तांतरण भुगतान से क्या अभिप्राय है। तो इसका आंसर जानते हैं कि हस्तांतरण भुगतान वह भुगतान होता है जो किसी संस्था या व्यक्ति को हस्तांतरण भुगतान वह भुगतान होता है जो किसी संस्था या व्यक्ति को बिना किसी आर्थिक क्रिया या वस्तु या सेवा के लिए दिया जाता है।
यानी हस्तांतरण भुगतान क्या हो गया, ये किसी व्यक्ति को या संस्था को बिना किसी आर्थिक क्रियाएं के बदले प्राप्त होता है, वह हस्तांतरण भुगतान कहलाता है। 17वां सवाल है कि राष्ट्रीय आय को मापने की विधियों के नाम लिखिए। तो राष्ट्रीय आय मापने की 3 विधियां है। पहली है उत्पादन विधि, दूसरी व्यय विधि और तीसरी है आय विधि। 17 सवाल हो गए। 18 सवाल है कि निर्यात राष्ट्रीय आय का एक भाग क्यों होता है। तो इसका आंसर होगा कि निर्यात राष्ट्रीय आय का भाग इसलिए होता है कि निर्यात से हमारे देश में या किसी भी देश में संपत्ति या आय प्राप्त होती है, इसलिए निर्यात राष्ट्रीय आय का एक भाग होता है। 19वां सवाल है कि मूल्यह्रास से क्या अभिप्राय है या मूल्यह्रास किसे कहते हैं। तो इसका आंसर होगा कि पूंजीगत वस्तुओं की नियमित टूट फूट का समायोजन करने के क्रम में सकल निवेश के मूल्य में होने वाली कमी मूल्यह्रास कहलाती है। यानी पूंजीगत वस्तुओं में नियमित टूट फूट या गिरावट के कारण सकल निवेश में जो कमी होगी उसे ही मूल्यह्रास कहते हैं। 20वां सवाल है कि निव्वल निवेश का सूत्र बताइए। तो इसका आंसर होगा कि निव्वल निवेश बराबर सकल निवेश माइनस मूल्यह्रास। 21वां सवाल है कि मूल्यह्रास का सूत्र लिखिए। तो मूल्यह्रास बराबर है सकल निवेश माइनस निव्वल निवेश। 22वां सवाल है कि किसी मशीन को निरंतर उपयोग में लेने से उसके वास्तविक मूल्य में आने वाली गिरावट को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर होगा मूल्यह्रास। 23वां सवाल है कि प्रवाह किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। तो प्रवाह आर्थिक चर की वह मात्रा है जो एक निश्चित समयावधि में मापी जाती है, एक निश्चित समयावधि में मापी जाती है और उसे प्रवाह कहते हैं। तो इसका आंसर होगा राष्ट्रीय आय। 24वां सवाल है कि स्टॉक किसे कहते हैं। तो स्टॉक आर्थिक चर की वह मात्रा है जो एक निश्चित बिंदु पर मापी जाती है, यानी एक निश्चित बिंदु पर मापी जाती है, वह स्टॉक कहलाता है। जैसे बैंक में कोई भी तारीख पर जमा पूंजी, वह स्टॉक कहलाएगी। 25वां सवाल है कि माल सूची किसे कहते हैं। तो इसका आंसर होगा कि अविकृत निर्मित वस्तुएं तथा अर्धनिर्मित वस्तुएं या कच्चे माल का स्टॉक जो कोई फर्म 1 वर्ष से अगले वर्ष तक रखती है उसे माल सूची कहते हैं। 26वां सवाल है कि माल सूची में परिवर्तन का सूत्र लिखिए। तो इसका आंसर होगा कि माल सूची में परिवर्तन बराबर वर्ष के दौरान फर्म का उत्पादन माइनस वर्ष के दौरान फर्म की बिक्री। यानी माल सूची में परिवर्तन कब होता है, इसका सूत्र लिखना है कि उत्पादन में से बिक्री को घटा देंगे तो हमें माल सूची में परिवर्तन प्राप्त हो जाएगा। अगला दे रखा है 27वां सवाल कि सकल घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं। तो इसका आंसर होगा कि एक देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य या मौद्रिक मूल्य के योग को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। 28वां सवाल है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद किसे कहते हैं। एक अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुएं और सेवाओं के बाजार मूल्य को सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को भी जोड़ा जाता है, वह सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। तो इस प्रकार हमने सकल राष्ट्र घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद जाने हैं। अगला है सवाल कि उपभोक्ता कीमत सूचकांक किसे कहते हैं। उपभोक्ता कीमत सूचकांक बताना है। तो इसका आंसर होगा कि उपभोक्ता कीमत सूचकांक वह सूचकांक है जो जीवन निर्वाह व्यय में परिवर्तन को मापता है। ध्यान देना दोस्तों कि उपभोक्ता कीमत सूचकांक वह सूचकांक है जो जीवन निर्वाह व्यय में परिवर्तन को मापता है। इसे जीवन निर्वाह कीमत सूचकांक भी कहा जाता है। ये फुटकर मूल्य में औसत परिवर्तन का माप
करते हैं। तो ये होता है उपभोक्ता कीमत सूचकांक। तीसरा सवाल है कि व्यक्तिगत प्रयोज्य आय किसे कहते हैं, यानी व्यक्तिगत प्रयोज्य आय किसे कहते हैं ये बतानी है। तो इसका आंसर होगा कि व्यक्तिगत प्रयोज्य आय की गणना करने के लिए व्यक्तिगत आय में से, ध्यान देना दोस्तों, कि व्यक्तिगत प्रयोज्य आय पीडीआई की गणना करने के लिए व्यक्तिगत आय में से व्यक्तिगत प्रत्यक्ष कर तथा फीस, जुर्माना आदि को घटा दिया जाता है, तो हमें व्यक्तिगत प्रयोज्य आय प्राप्त हो जाती है। 31वां सवाल है कि राष्ट्रीय प्रयोज्य आय किसे कहते हैं, राष्ट्रीय प्रयोज्य आय बतानी है। तो इसका आंसर होगा कि राष्ट्रीय प्रयोज्य आय से अभिप्राय उस देश की बाजार कीमत पर उस शुद्ध आय से है जो उस देश को व्यय करने के लिए उपलब्ध होती है, यानी उस शुद्ध आय से है जो उस देश को व्यय करने के लिए उपलब्ध होती है, वह राष्ट्रीय प्रयोज्य आय कहलाती है। 32वां सवाल है कि निजी आय किसे कहते हैं। तो इसका आंसर होगा कि निजी आय वह आय है जो निजी क्षेत्र को सभी स्रोतों से प्राप्त होने वाली साधन आय तथा सरकार से प्राप्त वर्तमान हस्तांतरण और शेष विश्व से प्राप्त वर्तमान हस्तांतरण का योग है, निजी आय कहलाती है। 33वां सवाल है कि अंतिम वस्तु किसे कहते हैं। तो अंतिम वस्तुएं वे वस्तुएं होती है जिसका उपयोग अंतिम रूप से उपभोक्ता करता है तथा वह अन्य किसी उत्पादन प्रक्रम में भाग नहीं लेती, अंतिम वस्तुएं कहलाती है। 34वां सवाल है यदि कोई वस्तु पुनः उत्पादन प्रक्रिया के किसी चरण से ना गुजरे तो उसे क्या कहेंगे। तो इसका आंसर होगा वह अंतिम वस्तु कहलाती है। 35वां सवाल है कि एक गृहिणी द्वारा अपने परिवार के लिए पकाया गया भोजन किस श्रेणी में रखा जाएगा। तो इसका आंसर होगा कि वह गैर आर्थिक क्रियाओं की श्रेणी में रखा जाएगा। 36वां सवाल है कि राजू अपने घर पर चाय बनाता है, उस चाय को बाजार में बेचता है, क्या यह चाय अंतिम वस्तु है, यदि हाँ तो क्यों। तो इसका आंसर होगा कि चाय अंतिम वस्तु है, क्योंकि चाय को बेचने से राजू को कुछ ना कुछ आर्थिक लाभ प्राप्त हो रहा है, यानी उसको धन प्राप्त हो रहा है, इसलिए अंतिम वस्तु चाय होगी। 37वां सवाल है कि उपभोग वस्तु से क्या तात्पर्य है, उदाहरण दीजिए, यानी उपभोग वस्तुएं बतानी है। तो उपभोग वस्तुएं वे वस्तुएं होती है जो उपभोक्ता की आवश्यकता को प्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट करती है। तो उपभोग वस्तुएं समझ में आ गई होगी कि उपभोग वस्तुएं वे वस्तुएं होती है जो उपभोक्ता की आवश्यकताओं को प्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट करती है, उपभोग वस्तुएं कहलाती है। जैसे खाद्यान्न वस्तुएं, कपड़े, टीवी आदि। 38वां सवाल है कि पूंजीगत वस्तुएं किसे कहते हैं और उदाहरण दीजिए, इन पूंजीगत वस्तुएं बतानी है। तो पूंजीगत वस्तुएं वे वस्तुएं होती है जिनका उपयोग किसी अन्य वस्तु के निर्माण के लिए किया जाता है, यानी इसका उपयोग किसी अन्य वस्तु के निर्माण के लिए किया जाता है, पूंजीगत वस्तुएं कहलाती है। जैसे मशीन, औजार। अगला सवाल है कि टिकाऊ उपभोग वस्तुओं से क्या तात्पर्य है, टिकाऊ तथा गैर टिकाऊ वस्तुओं में भेद कीजिए। ठीक है, तो टिकाऊ वस्तुएं और गैर टिकाऊ वस्तुओं के बारे में बताना है। तो टिकाऊ उपभोग वस्तुएं वे वस्तुएं होती है जिनका कई वर्षों तक प्रयोग किया जा सकता है, यानी टिकाऊ उपभोग वस्तुएं वे वस्तुएं होती है जिनका उपयोग उपभोक्ता कई सालों तक कर सकता है। जैसे कार है, मोबाइल है, टीवी है, फ्रिज है आदि। दूसरी है गैर टिकाऊ वस्तुएं। तो गैर टिकाऊ वस्तुएं वे वस्तुएं होती है जिसका उपयोग उपभोक्ता केवल एक बार या कुछ क्षण के लिए या कुछ पल के लिए ही करता है, गैर टिकाऊ उपभोग वस्तुएं कहलाती है। जैसे पेट्रोल, रोटी। तो इस प्रकार हमने टिकाऊ वस्तुएं और गैर टिकाऊ वस्तुएं जानी।
40वां सवाल है कि मध्यवर्ती वस्तुएं किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। तो इसका आंसर होगा कि मध्यवर्ती वस्तुएं वे वस्तुएं होती है जो किसी उत्पादन प्रक्रम में भाग लेती है, जिसके माध्यम से किसी न किसी वस्तु का निर्माण होता है, जैसे कच्चा माल। अंतिम वस्तु के मूल्य में मध्यवर्ती वस्तु के मूल्य को क्यों शामिल नहीं किया जाता? तो इसका आंसर होगा कि अंतिम वस्तु के मूल्य में मध्यवर्ती वस्तु के मूल्य को इसलिए शामिल नहीं किया जाता क्योंकि इससे गणना दोहरी हो जाती है। अगला सवाल है कि उत्पादन के साधनों के नाम लिखिए। तो इसका आंसर होगा उत्पादन के साधन 4 है, भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमी। और अगला सवाल है प्रति व्यक्ति आय ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो इसका आंसर होगा कि जब राष्ट्रीय आय में प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या का भाग दे देते हैं तो प्रति व्यक्ति आय प्राप्त हो जाती है। प्रति व्यक्ति आय बराबर है राष्ट्रीय आय बटा कुल जनसंख्या। तो इस प्रकार हमने राष्ट्रीय आय लेखांकन के पाठ नंबर 2 के अति लघुतरात्मक प्रश्नों के बारे में जाना, जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अब है लघुतरात्मक प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न दे रखा है कि आय विधि की सहायता से राष्ट्रीय आय के आकलन में बरती जाने वाली सावधानियां बताइए। पहला सवाल ये दे रखा है। दूसरा सवाल दे रखा है कि वह विधि द्वारा राष्ट्रीय आय मापने में बरती जाने वाली 3 सावधानियां लिखिए। तीसरा सवाल दे रखा है कि दोहरी गणना की समस्या स्पष्ट करते हुए इससे बचने के मार्ग बताइए। चौथा सवाल दे रखा है कि वास्तविक एवं मौद्रिक सकल राष्ट्रीय उत्पाद में भेद कीजिए। पांचवा सवाल दे रखा है कि राष्ट्रीय आय तथा घरेलू आय में अंतर स्पष्ट कीजिए। छठवां दे रखा है कि व्यक्तिगत आय तथा व्यक्तिगत प्रयोज्य आय के संबंध को प्रकट करने वाला समीकरण लिखिए। सातवां दे रखा है एक देश की घरेलू सीमा से क्या अभिप्राय है। आठवां सवाल दे रखा है कि एक देश के सामान्य निवासियों से क्या अभिप्राय है। नौवां सवाल दे रखा है कि घरेलू उत्पाद तथा राष्ट्रीय उत्पाद में भेद कीजिए और यह बताइए कि घरेलू उत्पाद राष्ट्रीय उत्पाद से अधिक कब हो सकता है। और 10वां सवाल दे रखा है कि सभी पूंजीगत वस्तुएं उत्पादक वस्तुएं होती है क्यों। तो इस प्रकार ये जो 10 सवाल है, इनके मैंने राष्ट्रीय आय के लेखांकन का जो वीडियो बनाए हैं उसमें आपको मिल जाएंगे। 11वां सवाल दे रखा है कि गैर आर्थिक क्रियाएं से आपका क्या अभिप्राय है, उदाहरण दीजिए। तो गैर आर्थिक क्रियाएं बताने की, गैर आर्थिक क्रियाएं वे क्रियाएं होती है जिसे व्यक्ति को कोई आर्थिक लाभ प्राप्त नहीं होता, गैर आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। जैसे गृहिणी द्वारा घर में किया गया काम या व्यक्ति द्वारा अपने घर में अपने उपभोग के लिए उगाई गई सब्जियां। तो इस प्रकार हमने गैर आर्थिक क्रिया जानी। अब निबंधात्मक प्रश्न है। पहला प्रश्न दे रखा है कि राष्ट्रीय आय ज्ञात करने की तीनों विधियों का वर्णन कीजिए। 3 विधियां होती है, उत्पादन विधि, व्यय विधि और आय विधि। इन तीनों विधियों के मैंने राष्ट्रीय आय लेखांकन की जो प्ले लिस्ट है उसमें आप जाके तीनों आय विधि, व्यय विधि और उत्पादन विधि के तीनों वीडियो मैंने आप समझा रखे हैं, तो आप उनको देख के समझ सकते हो। दूसरा सवाल है कि निम्न अवधारणाओं को विस्तार से समझाइए। पहली है बाजार की कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद, दूसरा है साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद, तीसरा है बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद और चौथा है साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद। तो इसका भी आंसर का मैंने वीडियो बना रखा है कि राष्ट्रीय आय की विभिन्न अवधारणाएं वाले वीडियो में आप इनको देख सकते हो, समझ सकते हो। तीसरा सवाल है कि निम्न अवधारणाओं को विस्तार से समझाइए। बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद और साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। इसका भी मैंने वीडियो बना रखा है, राष्ट्रीय आय की विभिन्न अवधारणाएं, उसमें आप जाकर देख सकते हो। और चौथा सवाल दे रखा है क्या देश के सकल घरेलू उत्पाद को उस देश की जनसंख्या कल्याण सूचक के रूप में जाना जा सकता है, विस्तार से स्पष्ट कीजिए। तो इसका भी मैंने वीडियो बना रखा है, आर्थिक कल्याण और सकल घरेलू उत्पाद से संबंधित।
और लास्ट में प्रश्न दे रखा है कि आय के वर्तुल प्रभाव को विस्तार से समझाइए। तो इस 5वें सवाल का भी मैंने वीडियो बना रखा है, तो आप जो राष्ट्रीय आय के लेखांकन की प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में जाके राष्ट्रीय आय के लेखांकन के पर उसमें सभी वीडियो इस पाठ से संबंधित मैंने बना रखे हैं, तो आप उन वीडियो को देखकर इस पाठ के सभी प्रश्नों को हल कर सकते हो। तो इस प्रकार आज के वीडियो में हमने राष्ट्रीय आय के लेखांकन के वस्तुनिष्ठ प्रश्न, अति लघुतात्मक प्रश्नों के उत्तर जाने, लघुतरात्मक और निबंधात्मक प्रश्न जाने। अगर हमारा वीडियो आज का अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।